दोस्तों, कैंडिड टॉक की सीरीज इंसाफ की जंजीर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इंसाफ की जंजीर का आखिरी एपिसोड है। इस सफ़र में हमने कोर्ट के ट्रायल्स देखे, अपील्स को समझा और जेल के दर्द को भी महसूस किया। लेकिन आज एक ऐसे सवाल के सामने खड़े हैं जो हर जहन में गूंज रहा है। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या फिर इंसाफ में अमीर और ताकतवर लोगों के सामने झुक जाता है? क्या गरीब इंसान इंसाफ का इंतज़ार करते रह जाता है जबकि ताकतवर लोग आसानी से बच निकलते हैं? क्या इंसाफ सच का साथ देता है या सिर्फ ताकतवर लोगों का? हम ताकत के कुर्सियों पर भी बैठने वालों को देखा है और लॉकअप के अंधेरों में बंद गरीब को भी देखा है। तो सवाल ये है, क्या वीआईपी कल्चर हमारे जस्टिस सिस्टम को कंट्रोल करता है? और इस पूरी तस्वीर में आम आदमी का इंसाफ कहाँ खड़ा है? तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जस्टिस सिस्टम को खरीफ से देख चुके, जो ग्राउंड रियलिटी को बिना किसी मेकअप के सामने रखने का हौसला रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, कैंडिड टॉक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन की गिरफ्तारी होती है तो आधी रात को भी अदालत खुल जाती है या सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर उनको बेल भी मिल जाता है, जबकि आम आदमी को पहले हियरिंग के लिए ही 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? नहीं, इसको डिस्क्रिमिनेशन के जैसा तो अपन नहीं देख सकते। कानून में जो है एक प्रोविज़न है, आप कैसा भी अगर जी केस की अहमियत और उसकी इमरजेंसी अगर आप जज साहब को कन्विंस कर दिए तो कन्विंस हो गया तो जो है आप आधी रात को भी आपके लिए अदालत खुलती अच्छा। केस का इमरजेंसी को लेके। जी। जैसा कि एक तो कानून के सामने सब लोग बराबर है, लेकिन क्या है बोले तो मेन आपको ये कानून को जो हरकत में लाने का जो तरीका है उसमें से थोड़ा जो है वहाँ पे तो बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आपका केस का अहमियत समझाना है तो आपको एक काबिल वकील की ज़रूरत होती, पहली बात। तो काबिल वकील बोले तो आप जो है थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता, तो आम आदमी के पास जो है उतना सा हैसियत नहीं रहती, वो टाइमली अरेंज नहीं कर सकता। जबकि एक बिजनेसमैन है, कोई का अपना देखते रहता, कोई पॉलिटिकल लीडर पकड़ा गया तो फटाफट जो है बड़े बड़े वकील चले जाते, बेल जो है मूव हो जाती। तो कभी कभी जो है अगर कोर्ट में जैसा ही प्रोड्यूस करते हैं तो उसी वक्त जो है बेल के आर्ग्यूमेंट्स भी होते, कई लोगों को वहीं बेल मिल जाती, यानी दूसरे दिन तीसरे दिन पे बेल होती, वो अलग बात है। उसी तरह जो है कभी कभी यहाँ से लेके मतलब एक ही दिन रात में नहीं हो सकता, मगर कहीं चंद दिन सिर्फ चंद अरसे में बिल्कुल कम अरसे में जो है बड़े बड़े लोगों को बेल मिले। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस मतलब ये है, तो अपने सामने बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। लेकिन इसको जो है अपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते हैं, कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये जो है आपको कानून का जो पहलू है, तो इसमें कानून में प्रोविज़न है, जबकि कोई इमरजेंसी आ गई तो जज साहब जो है आधी रात में अपने घर पे भी अदालत चला सकते या कोर्ट को आके कोर्ट को ओपन कर सकते। वो इख्तियार जो है जज को दिया गया है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे जो काबिल वकील को अब आप एंगेज करें बोले तो ऑब्वियसली जो है वो पैसे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, वो लाखों में जाएगा, वो फीस उनका रहेगा वो है। तो उतना एफर्ट जो है कॉमन मैन नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता। गरीब की बात जो छोड़ो, तो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास तक तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। जबकि एलाइट क्लासेस, बिजनेस, कॉरपोरेट ऐसे लोगों को जो है थोड़ा, क्योंकि वो लोगों का अगर वही एडवोकेट को आप भी एंगेज कर लो तो वही जो है अर्जेंसी जाके कोर्ट के सामने पेश करके कोर्ट को कन्विंस करके कोर्ट को जो है खोलने की कोशिश करते हैं वो। तो ये हमारा केस का सीरियसनेस
और एडवोकेट के ऊपर डिपेंड है ये। हाँ, मेन केस का सीरियसनेस है, किसी को इमरजेंसी है, बेल लेना ही है, जी तो और अगर किसी को फंसाया गया है, तो ऐसे सिलसिले में क्या होता है, तो पैसे वाले जो है एडवोकेट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो एडवोकेट जो है वो अहमियत को, जो केस की जो इम्पोर्टेंस है के भाई इमरजेंसी क्यों है, आपको क्यों देना इमरजेंसी में बेल, आपको रात में कोर्ट अदालत खोल के जज साहब बैठ के सुनने की ज़रूरत क्या है, तो वो समझाने की हिकमत किसके पास रहती है, काबिल वकील के पास ही रहते हैं। वो ऑब्वियसली वो सीनियर वकील होके रहता और ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाला वकील रहता, आपको जस्टिस भी इंस्टेंट मिल, रिलीफ जस्टिस भी नहीं बोलते, जस्टिस तो केस ख़त्म होने के बाद में हम जो फैसले के ऊपर डिपेंड रहता, आपको इंस्टेंट रिलीफ यानी फ़ौरन आपको रिलीफ मिल जाना है, बेल मिल जाना है। तो जो है ऐसे वक्त में जो है आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ता, काबिल वकील को ढूंढना पड़ता। तो इसमें जज साहब का अगर कानून में प्रोविज़न है ना, जब दरवाज़ा कोई खटखटाए आधी रात को भी जो है वो ज़रूरतमंद को जो है ओपन करना, इसीलिए जो हाउस मोशन मूव हुआ बोल के बोलते, रात में भी कई एक दो केसेस में भी आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट चले। सो रिसेंट एग्जाम्पल, रिसेंट 4-5 साल पहले भी हुआ था। तो ये देर तक कोर्ट चलना ये कॉमन है, ये होता है, लेकिन इसको कौन उसका इस्तेमाल कर ले रहे, पैसे वाला ही इस्तेमाल करता है उसको, वो उस पैसा लगा। अब कोर्ट तो लोगों के कानूनी तौर पे डिस्क्रिमिनेट कर रही है बोल के अपन कोर्ट को तो इसमें जो है दोषी नहीं करार दे सकते। सिस्टम है, ये सिस्टम में ये है, इसको पैसे वाला जो है इमीडिएटली यूज़ कर ले रहा और क्या है बोलते एफिशिएंटली भी यूज़ कर ले रहा बोल के समझो होगा। इसाकी सर, ये बड़ा दिलचस्प और सीरियस मुद्दा है कि जैसे ही बड़े लोग जेल जाते हैं अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, चेस्ट पेन या बैक एक के नाम पर वो महीनों तक एसी हॉस्पिटल के रूम्स में रहकर वक्त गुजारते हैं, जबकि आम कैदियों के लिए बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या मेडिकल ग्राउंड्स पे जेल से बचने के शॉर्टकट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, या इस पूरे प्रोसेस में जेल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी होती है? अपन ब्लेटेंट तो शॉर्टकट बोल के नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे भी जो है कानून में जो प्रोविज़न है आपको, जैसा कि आपको कोई अचानक छाती में दर्द महसूस हो गया, कोई कमर पर आपके अगर पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है, तो आपको जो है वहाँ पे जेल में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सब कोई चंद चीज़ों के लिए जेल में जो है वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहा, तो जो है कोर्ट खुद रेफर करती कि भाई इनको हॉस्पिटल जहाँ पे, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जहाँ के अगर पुराना डॉक्टर आपको कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, उनकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। यहाँ पे भी जो है वकील की काबिलियत होना है, और जो है ये अब इसीलिए क्या हो रहा अभी आजकल, पहले तो ये पहले होता था बोल के भी थे पूरे कई इंस्टेंसेस, मतलब ऐसा एग्जाम्पल भी है ऐसे, लेकिन अब क्या हो रहा, अब क्या होता, अब तो इसके पहले खाली नाम के वास्ते जो है एक मेडिकल टेस्ट होता था, भेज देते थे अंदर, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद में कुछ भी कंप्लेंट करे तो उतनी बड़ी फैसिलिटीज भी नहीं थे। अब जो है कोई डॉक्टर्स को कंसल्टेंट के तौर पे, उसके तौर पे जो है अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है एंगेज कर ली है कि जेल का डॉक्टर ही नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर स्पेशलिस्टों को भी बुला के वहीं जेल में ही टेस्ट कराना, कुछ इलाज करवाना जो है वो अब शुरुआत हो गया। पहले ये था ही नहीं बोल के नहीं, किसी को हुआ तो जाते ही वहाँ जाने के बाद में जो है, क्योंकि जेल के हॉस्पिटल जो है उतना फैसिलिटीज़ नहीं थे, अभी भी 100% पूरी तरह फैसिलिटीज़ है बोल के जेल के हॉस्पिटल में क्लेम नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि वहाँ पे खामियां वहाँ पे भी है। लेकिन सिस्टम में क्या है बोले तो अब आपको जैसा कि हो गया, इसमें कोई जेन्युइन केस रहता, थोड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, थोड़े शॉर्टकट यूज़ कर रहे होंगे बोलेंगे, लेकिन जब अगर किसी को भी ज़रूरत हो गई ऐसी तौर पे, अगर उसको टाइमली इलाज नहीं पहुंचा तो जो है उसकी जान को भी खतरा हो सकती। तो एक पहलू में जो है कोर्ट खास करके, अब यहाँ पे चीज़ आप जब तक कोई मुलजिम वो अरेस्ट नहीं हुआ तक कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब अरेस्ट हो गया उसको जुडिशियल रिमांड को भेज दिए तो उसका पूरी तरह जो है उसका ख्याल रखने का जिम्मा वो कोर्ट का है। कोर्ट और पुलिस स्टेशन का भी हो सकता है? नहीं, पुलिस स्टेशन का नहीं है, वही लोगों को गलत, आपको पकड़ के लेके जाके कोर्ट में देना है, बस कोर्ट में देना है आपको। वहां से जब जैसा ही आपको रिमांड कर दिए तो उसके बाद पुलिस वालों का
कोई नहीं रहता, पुलिस वाले अच्छा। बाहर बैठ के केस इन्वेस्टिगेशन करते, चार्जशीट करते, वो पुलिस का रोल है। अब आपको बचा के आपका सेहत का पूरा ख्याल रखने का जिम्मा जो है जेल के ऑफिसर्स का है, उनके ऊपर निगरानी करने की जिम्मा जो है कोर्ट की है। अगर कुछ कोर्ट के अगर जेल में कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी जो है मैजिस्ट्रेट के ऊपर। सपोज एक सेशन जज आपको रिमांड कर दिए, कोई मर्डर केस में कोई बंदा रिमांड हो गया, तो उसका देखभाल करने का जिम्मा, इसीलिए ये जजेस पूरा जो है टाइमली जाके जेल्स को विजिट करते रहते हैं, वहाँ के फैसिलिटीज चेक करते रहते, ये रहते, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ है। तो कोर्ट में जो जेल में जो है फैसिलिटी, मिनिमम फैसिलिटी देते हैं। अब जो है जैसा कि हो सकता है कि भाई पूरा अगर आपको वहाँ से शिफ्ट करना है बोल के एडवाइस, तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट एक्सपर्टाइज, उनको नहीं रहता, एक्सपर्ट नहीं रहता मेडिकल फील्ड में, और जेल का सुपरडेंट भी जो है मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, दोनों अलग हैं। तो एक करेक्शनल आपको जेल में रख के आपको जो है सुधारने का जिम्मा जेल के सुपरडेंट का है, उनके स्टाफ का है। आपको जेल भेज के आपके ऊपर निगरानी रखने का काम जेल का है, मतलब सारी मैजिस्ट्रेट बोले तो जज साहब का है। आपको पकड़ के अंदर डालने का पुलिस का काम है। लेकिन आपको बीमारी आए तो आपकी बीमारी का फाइनलाइज करना कौन है कि भाई इनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ही होना, इनको फलाने चीज़ा होना, यहाँ पे वो नहीं है फैसिलिटी, बल्कि बोलने वाला कौन है, डॉक्टर है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर डॉक्टर भी अगर वैसा ओपिनियन कोई आप लेके गए, कोई डॉक्टर ओपिनियन दे दिया, तो अगर डिफर हो रहे वहाँ पे लोकल, फिर जेल डॉक्टर बोला कि नहीं उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेडिकल बोर्ड रहती, मेडिकल बोर्ड भी रिफ़र होती। मेडिकल बोर्ड बोले तो चंद डॉक्टरों से मिला के, उसमें गवर्नमेंट के डॉक्टर्स रहता है, जेल का डॉक्टर रहता, जो पूरे जो है फार्म होके उसके ऊपर जो है वो लोग फाइनल ओपिनियन देते कि भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका नहीं हो सकता, ही हैज़ टू बी शिफ्टेड टू, आपको इनकी किसी सूरत हाल में जो है इनको यहाँ से लेके जाके वो स्टार हॉस्पिटल में, कारपोरेट हॉस्पिटल में डालना ही है, वहाँ पे फैसिलिटी आई बोले तो। ऐसा चीज़ों में आप बोले जैसा पुराने ज़माने में हुआ, तो ये बल्कि हम भी सुने थे, चंद एक छोट चीज़ें देखे थे, और फिल्मों में तो ये तो आम बात है कि भाई ये जो कमर दर्द की या चेस्ट पेन करने की, ये पूरा। अब इसीलिए क्या हो रहा बोले तो ये अब उतना ज़्यादा पहले के जैसा इंस्टेंसेस आप नहीं देख सकते। पहले बहुत कुछ ऐसे केसेस थे, अब नहीं है, कम हो गए, क्योंकि प्रॉपर चेक वहीं चेक करके भेज रहे, सेहतमंद सब है, एवरीथिंग है होने के बाद में ही ओके होने के बाद में अंदर भेज रहे। जब कोई पूछा भी करा भी बोले तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, और किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट भी करे तो डॉक्टर्स कोई रिस्क नहीं ले रहे। जैसा कि अब आप मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिए इमीडिएटली, तो अगर किसी को डाउट आ गया, मेडिकल बोर्ड कायम हो गई, तो जो डॉक्टर साहब रिकमेंड करे उन्होंने भी जो है जद में आ जाते। तो पहले जैसा रिस्क अब कोई भी मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं ले रहा। तो सर, आपने ज़रूर कई ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स को कवर किया होगा जो साल में कई बार बेटी की शादी या किसी ख़ानदानी मसले का हवाला देकर पेरोल पर बाहर आ जाते हैं, जबकि आम कैदियों के लिए पेरोल एक रेयर और मुश्किल प्रोसेस होता है। तो यहाँ सवाल ये है कि पेरोल जैसे प्रोविजंस आजकल ख़ास लोगों के लिए सिर्फ छुट्टी मनाने का तरीक़ा बनकर रह गया है, और क्या ये क़ानून के सिस्टम के साथ एक मजाक नहीं हो रहा? तो एक्चुअली पैरोल का मतलब है, तो आम क्यों कोई रिमांड में जो कैदी रहता, रिमांड के कैदी को, रिमांड प्रिजनर को जो है ये पैरोल का अप्लीकेबल नहीं है। पैरोल जिसको मिलता है, पैरोल का मतलब है कि भाई आपको किसी को लाइफ सेंटेंस हो गई, मतलब उम्र कैद हो गई, तो बहुत सा उनको जेल में ही गुजारना है, और या किसी को 10 साल के कैद हो गई, ऐसे खास करके उम्र कैद के लोगों पर ज़्यादा सा पेरोल का सवाल पैदा होता। और या बाकी के केसेस में जो भी आएंगे रिमांड वाले, वो लोगों को इंटीरियम बेल मिलता, जैसा कि रिसेंटली उमर खालिद का तो सिस्टर की शादी बोले तो वो तो इंटीरियम मैरिज के लिए 5 दिन देने, वो कोर्ट, ये इंटीरियम बेल देने का, बेल देना नहीं देना, ये जो है इख्तियार जो है कोर्ट का है। पैरोल का इख्तियार जो है गवर्नमेंट का है। इसीलिए ये बहुत बार मिसयूज होता है, इसमें कोई दोरा नहीं है, ओपनली बोल सकते, जिम्मेदारी के साथ बोल सकते, क्योंकि एक जीता जागता सबूत आपको पंजाब में है, वो राम रहीम डेरा बाबा जो है ना, जो कत्ल और क्या बोलते ख़वातीन के साथ में नाजायज़ जुल्म पे जो है सज़ा काट रहा, कितने बार अब तक, लास्ट टाइम का तो
40 बार पैरोल पे जो है उसको हुकूमत रिलीज करी। तो पैरोल का जिम्मा जो है स्टेट गवर्नमेंट है। जहाँ से फाइल जेल अथॉरिटीज फाइल मूव करते, होम डिपार्टमेंट से फाइल जाता कि सो कैदी को ये ज़रूरत है, या किसी का डेथ हो गया जाते, किसी बेटी का शादी हो गया जाते। यहाँ पे जो है ख़ास करके पॉलिटिकल प्रिजनर, आप जैसा बोले कोई पॉलिटिकल के मतलब कोई, इसके पहले ज़्यादा रायलसीमा जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था तो रायलसीमा में वगैरह वगैरह में जो फैक्शन मर्डर्स होते थे उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता था। कई पॉलिटिकल लीडर्स जो है उमर कैद वगैरह काटते रहते थे। वो लोग, बहुत सारे लोग, नामा की अब ज़रूरत नहीं है, उस ज़माने के टॉप मोस्ट लीडर्स जो है कई लोग जो है जेल को गए, बाद में उसका सजा वो बहुत कुछ, कोई बाहर आने के बाद में, पैरोल आने के बाद में मर्डर भी हुए, कोई बेल में आने के बाद मर्डर से, वो जो फैक्शंस चलता था जब होते थे वहाँ पे। और उसी तरह से जो है कोई भी नामेवार कैदी है जिसको पॉलिटिकल, और कोई एक ज़बरदस्त गुंडा है जिसको पॉलिटिकल कनेक्शंस है, ऐसे लोग हैं। जैसे कि राम रहीम का ही खुलता जाता, क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर है। जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले हरियाणा के इलेक्शंस में लेके आए, रिसेंटली कहीं कहीं गली कूचे में जहाँ पे भी इलेक्शन हुआ, जहाँ पे भी ज़रूरत है उसको पकड़ के लेके आते। चंद दिन वो सत्संग उनका कोई वो ये चला लेता, मीटिंग वगैरह वगैरह सब वहाँ जाते, लोगों को इन्फ्लुएंस करता जाता वहाँ पे। अभी तक अब वो रिकॉर्ड उनका मैं समझता हूँ गिनीज में भी रिकॉर्ड में चलेगा शायद। अच्छा। इतना, हाँ वही इट्स रियली। वो अभी तक मैं जब लास्ट टाइम पढ़ रहा था 41 टाइम्स कुछ हुआ था उनको। जब भी मीडिया उछालते रहती, मगर किसी को जो भी नहीं काटती, क्या बोलते वो है ना कहावत वैसा, हाँ जो भी नहीं चले जैसा होता हुकूमत को जो है उन्हें पैरोल पे आते रहता, जाता रहता। तो पैरोल का जो है मिसयूज होता है, क्योंकि दैट इज, उसमें जुडिशियल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कन्विक्ट कर दी, अब जेल में है, सिर्फ उसका हिफाजत देखती कि भाई वो जेल में जो है वो ना खुदकुशी ना कर ले, और उसको टाइम पे खाना वाना मिले, वो जो है काम वगैरह करो, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, जो काट रहा नहीं काट रहा सजा उसके बारे में गौर करती। मगर पैरोल के बारे में जो फाइल वगैरह मूव होता तो सीधा होम डिपार्टमेंट से, जेल से होम डिपार्टमेंट को जाता, होम डिपार्टमेंट पे जाकर होम मिनिस्ट्री के पास जाता। अब रिसेंटली आंध्र प्रदेश में भी एक होम मिनिस्टर गलती से एक साइन कर दी तो वो पैरोल का वो भी बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था। ऐसे चीज़ें होते रहती है। ये तो पॉलिटिकल, बिकॉज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो है तो मिसयूज़ होने के बहुत सारे चांसेस है। यहाँ पे कोई दौरा नहीं है कि भाई मिसयूज़ नहीं होता बोल के तो अपन कोई ठेका नहीं ले सकते उस पर। सर, हमने बार बार देखा है कि कई बड़े कॉरपोरेट अफेंडर्स ट्रायल के दौरान ही देश छोड़कर विदेश निकल जाते हैं। तो अक्सर उन पर ना तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ना ही वक्त पर पासपोर्ट सीज किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से ये लोग आसानी से देश छोड़ देते हैं, या और फिर भी उन तक इंसाफ पहुंचना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? नहीं, इसमें सिस्टम में भी लूप होल्स है इसमें, क्योंकि जैसा कि आप कोई भी किसी के अपन बिजनेसमैन बोल के नहीं देखेंगे, बिजनेसमैन तो चले गए, आपको बहुत जीते जागते हो, बहुत विजय माल्या है, नीरव मोदी है, बहुत सारे है, मेहुल चोस्की है, बहुत ऐसे कितने के हैं। अब वो तो लिस्ट तो बहुत लंबा है, क्यों कैसा चले गए, कहाँ चले गए, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे। जैसा कि केस रजिस्टर हुआ, आप इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, कोई मर्डरर हो, कुछ भी हो, आप केस रजिस्टर होने के बाद में पहले ये इन्फॉर्मेशन जो है इमिग्रेशन के थ्रू आपको पूरे एयरपोर्ट्स को पहुंचना है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होकर रहता। तो इसको लुकआउट नोटिस, जैसा लुकआउट नोटिस इश्यू करके वहाँ पे जाके सिस्टम्स में अपलोड होने के बाद में जब तक जो है आपका पासपोर्ट नंबर रहा, आपका पासपोर्ट सीज हुआ तो आसान हो जाता है, क्योंकि पासपोर्ट लिंक करके लुकआउट नोटिस डाल देते हैं। जैसा ही आप जाके इमिग्रेशन में चेक मारने के वास्ते पासपोर्ट देखते ही लुकआउट नोटिस का पेंडिंग आया तो आपको वहाँ पे रोक सकता, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट का परमिशन होना और कई डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, यहाँ से वो एयरपोर्ट तक जितना इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को पहुँचना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये बीच में जो है ये लोग एस्केप हो जाते। जैसा कि अब विजय माल्या का भी वही हालत है कि लोग, क्योंकि ये प्रोसेस शुरू हो गया, मालूम है वो लोगों को, आज नहीं तो कल 24 घंटे तक ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तो उससे पहले ही, जैसा कि अगर हो सकता है कि मैनेज भी कर सकते वो लोग, जबकि जा रहा कम्युनिकेट होने से पहले घंटा 2 घंटे पहले कोई भी रोक लिया, वही टाइम पे फ्लाइट है तो चले आता उन्हें। तो एक प्रॉपर सिस्टम, अब इसमें सिस्टम का लूप होल है, इसका कई लोग फायदा उठाए, इसीलिए। और ये एक सिस्टम है। अगर फिर वहाँ पे चले गए, अब लंदन पे चला, लंदन जैसा कि सेफ है,
यहाँ पे बायलैटरल ट्रीटीज रहते, मतलब एक मुल्जिम को दूसरे एक जगह यहाँ ऑफेंस करके लंदन में जाके सर छुपा लिया उन्होंने, अब लंदन से उनको यहाँ पे लाना है, तो वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होना है, और उससे पहले यहाँ पे लेटर ऑफ सॉरी मेरे को इमीडिएटली वो आ रहा हूँ, ये पूरा कंसर्न मैजिस्ट्रेट वो जो है उसका प्रोसेस इनिशिएट करना है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है इसमें, वो सिस्टम में जो है ये पूरा ये प्रोसेस के वजह से अब इंटरपोल इन्वॉल्व होने के बाद में इंटरनल कम्युनिकेशंस वो करके हमारा आदमी यहाँ से आ गया एयरपोर्ट बाहर, मतलब वहाँ पे ख़त्म रखने से पहले कुछ करो बोल के वो एयरपोर्ट से उठा के लेके आना, वो ये अब चल रहा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुँचे तक उन्हें पूरे 7 समंदर पार होके चले आता था। अब से सिस्टम टेक्नोलॉजी बढ़ गया ना, तो क्या आ रहे वहाँ पे जो से अपने कोई पहचानत के मतलब लाइक माइंडेड ऑफिसर्स कोई वहाँ पे काम कर रहे, यहाँ पे कोई उसका, तो वहाँ पे पकड़ के वहीं से रिपोर्ट वहाँ बाहर अगर ख़त्म रख दिया तो फिर वहाँ मुल्क के लॉस अप्लीकेबल हो जाते, तो वहीं से उठाने के इसके पिक्चर हमें देखते रहते हैं ना, वो सिस्टम यहाँ पे भी होता है। लेकिन मेन क्या है बोले तो फिर अब वहाँ से अब लंदन से लाना बोले तो लंदन से फिर, और वहाँ पे मेन इवन थाईलैंड जैसे कंट्री से अबू सलेम को लाने के लिए कितना तकलीफ हो गया लोगों को, और वो छोटा रजन वगैरह को पकड़ के लाने के बाद वहाँ सब लोगों का प्ली है कि भाई इंडियन के प्रिजन कंडीशंस बहुत ये है जो ह्यूमन राइट्स के पूरे टोटल इन वायलेशन रहता, वहाँ पे कोई आदमी जो है वो प्रिजन में नहीं रह सकता। इंडियन प्रिजन कंडीशन से जैसे चवर्स इतने बुरे रहते कि भाई वहाँ पे आदमी अंदर गया तो घुट घुट के दम तोड़ देता बोल के है रेपुटेशन, इंडिया का रेपुटेशन एक्चुअली। तो उसका बहाना लेके जो है लंदन वगैरह केसेस वहाँ फाइल करने के बाद में कई बार आर्गुमेंट के टाइम पे भी ये केसेस सामने आए कि कोर्ट में जो ये लोग प्ली पेश करना बोले तो अपने तरफ से जो मुकदमा लायर जो पेश करता कि भाई इंडियन के प्रेजेंट कंडीशंस ऐसा है बोल के, तो उसके ऊपर वहाँ के जज, क्योंकि आप वहाँ पे भी प्रेजेंट कंडीशंस का इतने बुरे तो इंडिया के जैसा तो बुरे नहीं रहते, लेकिन वहाँ पे भी सख्ती रहती। यहाँ से भी अब कई वहाँ है ग्वाटेमाला का वह प्रिजन के इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह, वो सब लोगों को थोड़ा ये, तो ये मेनली इसमें खास करके ये पैसे जिसके पास है जो एफर्ट कर सकता, जब तक लुकआउट नोटिस एयरपोर्ट को पहुँचे, पूरे एयरपोर्ट अलर्ट हुए तक जो टाइम गैप में चांस लेके फ्लाइट में भी चले जा सकता, अगर खुद का रहा तो विजय माल्या जैसे वाला अपने चार्टर फ्लाइट में चले जाता। तो ये सिस्टम को जो है रोकना है। तो आप बोले जैसा उन तक जो है सज़ा, उनको सज़ा मिलना भी देर होती, और आप उनको सज़ा नहीं मिले तो आम आदमी को अब जितने भी पैसे लेके लोग भाग गए तो पूरा किसका टैक्स पेयर्स का मनी है, बैंकों को डुबा के वगैरह सब चले गए, और उनके कर्जा जो है पूरे 14 लाख करोड़ या कुछ करोड़ जो है अभी तक बैंकों के हुए एनपीए डिक्लेयर करे, उसके बाद में जो है माफ़ी कर दिए। माफ़ी कर देना समझता ऑन रिकॉर्ड माफ़ होता, फिर अगर वो लोग आए तो वहाँ से उनके पास कलेक्शन करने के, अब लोग आते कहाँ से वहाँ पे कई लोग। तो इसमें सिस्टम में खामियां हैं, इस सिस्टम को ठीक करना है। इसाक़ी सर, एक और अहम पहलू पर बात करना ज़रूरी है। क्या लोअर कोर्ट्स के जजेस पर उस वक्त एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है जब बड़े बड़े सीनियर और महंगे फीस लेने वाले एडवोकेट्स कोर्ट रूम में खड़े होते हैं? क्या उनकी रिपुटेशन, इन्फ्लुएंस और लीगल डोमिनेंस कभी कभी फैसलों की डायरेक्शन को अफेक्ट करती है? और क्या इसी वजह से कुछ केसेस में फैसला धीरे धीरे पावरफुल पार्टी के हक में झुका हुआ नजर आता है? एक्चुअली लॉ का एक उसूल क्या है बोले तो कोई भी जज इमोशन में आके, सेंटिमेंट फील होके, प्रेशर में आके कोई भी फैसला सुना नहीं सकता जी। ये थंब रूल है जुडिशरी में। कोई दबाव में आके आप कोई फैसला नहीं दे सकते, कोई इमोशंस भी फैसला नहीं दे सकते। जो है आप जो कानून का दायरा है उसमें ही आप ये देना है। एक सीनियर वकील की प्रेजेंस जो है थोड़ी मायना रखती है। अच्छा। लेकिन प्रेशर अब वो कोई जज है, अब अगर कितना भी सीनियर जज आ जाने दो और कोई हीनियस क्राइम, कोई संगीन जुर्म करने वाला सामने ठहरा हुआ है, कितना भी पैसे वाला रहने दो, तो क्या होता है उनको बेल नहीं देते। अब आजकल देख रहे हैं ना, कई लोगों को बेल इनकार कर देते,
जाना ही है जेल में। अपन कहीं भी दे रहे, संजय दत्त कितने दिन जेल में रहा, सलमान खान भी जेल काटने के बाद वो लोगों को बेल में मिली थी ना। तो ऐसा नहीं होता कि भाई खाली एग्जाम्पल मैं ये दोनों को दिया, ऐसा कोई है गाँव लोगों में। पॉलिटिशियंस भी है जेल में बैठे हुए थे, अंदर हुए थे। अब स्पॉट पे अब जगन मोहन रेड्डी भी 16 महीने था, चंद्रबाबू नायडू 53 डेज था। तो पैसों रहने से जो है वो ये पूरे कौन इनकार कौन करे थे लोगों को, लोअर कोर्ट के जज से करी थे ना भाई, कोई हाई कोर्ट में नहीं हुआ इनका तो फैसला। क्योंकि अरेस्ट करने के बाद आपको लेके जाते कंसर्न लोअर कोर्ट को ही लेके जाते, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जाते। हाँ, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में आपको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल सकती। लोअर कोर्ट में कई चीज़ों में जो भी बड़े बड़े पैसे वालों के लोग हैं वो लोगों को लोअर कोर्ट में 90% ऑफ द केसेस में लोअर कोर्ट का जज कोई भी बेल नहीं देता। वो बहुत रेयर केसेस में रहता, क्योंकि जब फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरा घूम के आने के बाद में फिर आने के बाद में जब कोई फैसला लेते, मगर ऑन द स्पॉट पे कोई फैसला नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई या तो सोसाइटी में रॉन्ग सिग्नल्स चले आते। इसीलिए कोई बड़े केसेस में जो है इमीडिएटली आपको बेल नहीं मिलती लोअर कोर्ट में। हाँ, रहा ये सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जो है वहाँ पे क्योंकि ये लोग दलील पेश करते हैं, वहाँ पे मालूम रहता उसके बाद। और हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसा कि लोअर कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा उनका बेल को देखने का अंदाज उनका थोड़ा लिबरल रहता। लोअर कोर्ट में क्या रहता कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग थोड़ा सा बेल पे थोड़ा सोच समझ के ऐसा कोई, इसीलिए ना फिर बेल देते वक्त आजकल वही हो रहा ना, पूरे लोगों को रिमांड कर रहे थे परसों कोई केसेस में आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद में फिर हाई कोर्ट को बताना पड़ा कि भाई आप लोग ऐसा अंधाधुंध सब लोगों को जो है जुडिशियल रिमांड मत करो, हो सके तो 1 से 2 बार सुनो उनको, जो है वहीं पे रिमांड रिपोर्ट्स वगैरह पूरा चेक करो, उसके बाद बेल देना शुरू करो। खास करके सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के बारे में और दूसरे पॉलिटिकल जो भी आते, तो खास करके अब उसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, छोटे लोग भी इन्वॉल्व है। कई लोगों को जो है सोशल स्पॉट पे रिलीज कर दिए। परसों भी अपने को देखे थे अंदर, यहाँ पे भी हुआ, किसी को अंदर तक जाने नहीं दिए, इमीडिएटली वहीं पे मैं आपका रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ बोल के मैजिस्ट्रेट इनकार कर दिए। तो ये सिस्टम में जो है मैं समझता हूँ कि मैं इतने केसेस देखा था ना, ये खास करके हम सच्चम रामलिंगराजू के केस में थे, बेल में कितने दिन पड़ा, और सच्चम कंप्यूटर्स का मालिक, ऐसे कई लोग हैं जो है। और ख़ास में सच्चम कंप्यूटर्स का स्कैम अलग है, उसके बाद में जगन मोहन रेड्डी के केस में तो बिल्लो आप कितने ऑफिसर्स और कितने मिनिस्टर्स, सविता इंदिरा रेड्डी, मोपी देवी, वेंकटरमण, एक बड़ा लंबा फेरिस्ट है ऑफिसर्स, वो श्रीलक्ष्मी ऑफिसर, कई लोग अंदर बैठे हुए थे। गाली जनार्दन रेड्डी का एक माइनिंग स्कैम, ये पूरे स्कैम्स में जो गाली जनार्दन रेड्डी मोस्ट पावरफुल आदमी, माइनिंग बैरन, पर चंचलगुड़ा में जेल में पड़ा हुआ था। तो ऐसे ये इतना अपन ब्लेटेंटली नहीं बोल सकते कि भाई पैसे वाला आ गया, वकील ठहर गए, सीनियर वकील ठहर गए, बोले तो सीनियर वकील को भी नहीं आप केस प्रेजेंट नहीं कर सके। हाँ, कहीं चांसेस है, थोड़ा भी फिजिबिलिटी दिखा तो मैजिस्ट्रेट ग्रांट कर देता कि भाई उसी लिए बेल जो है, बेल, क्योंकि अननेसरी आपको अंदर लेके जाके सड़ाने का मकसद कानून का नहीं है। तो वो कैसा भी वो ट्रेनिंग ये मैजिस्ट्रेट्स को, जजेस को होके रहता, तो वो ट्रेनिंग लेके रहते, तो वो लोग इतना ही प्रेशर में आके, मैं नहीं समझता हूँ कि भाई हाँ कहीं होंगे एक आधा केसेस, तो हम नहीं बोल के इनकार नहीं कर सकते, मगर उमूमन मतलब मेजॉरिटी आप में देखे तो और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा गया, तो आपको कोई मैजिस्ट्रेट, कोई डिस्ट्रिक्ट जज, कोई सेशंस जज दबाव में आके तो बेल देने का सवाल पैदा नहीं होता। तो मेरिट्स है तो ऑन द स्पॉट पे दे देते। तो और ख़ास करके कोई सेंसेशनल केस रहा तो लोअर कोर्ट में बेल मिलना बड़ी मुश्किल होती है। दिस इज़ द ग्राउंड सिचुएशन जहाँ तक मैं देखा। अब थोड़े लोग दूसरे परसेप्शन में देखे तो वो अलग बात है। वो तो इसाक़ी सर, आखिर में इस पूरी सीरीज़ का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन हम चाहेंगे, क्या नए क़ानून और जुडिशियल रिफॉर्म्स के बाद कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि जब हम दोनों यानी एंकर और गेस्ट है ये कह सकेंगे कि इंसाफ की जंजीर में अमीर और गरीब को एक ही तराजू में तोला है, या फिर इक्वालिटी सिर्फ क़ानून के किताबों तक ही सीमित रहेगी और ग्राउंड रियलिटी अभी भी कुछ अलग ही कहानी सुनाती है? तो उम्मीद करना है कि भाई
इंसाफ के तराजू में सब जो है बराबर तोला जाए वो। जी। तो नया कानून तो लाया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल के, और एविडेंस एक्ट को भी चेंज करे, और जो है पीनल एक्ट आईपीसी को भी चेंज करे हैं। ये सब चेंज करने के बाद इसमें कुछ तब्दीलियां लाए गए हैं, जैसा कि रिमांड पीरियड में 60 दिन के बाद थोड़ी बेल मिलने का, 90 डेज के अंदर होना है तो बेल मिलने का, ज़्यादा देर नहीं रहने का, ये पूरा पहले बोले तो महीने सड़ते थे, अब थोड़ा तो प्रोविज़न दिया गया। अगर ख़ास करके नॉन कॉग्निजेबल बोले तो 7 साल के से कम सज़ा के जो केसेस है उसमें मैक्सिमम आप रह सकते 2 महीने के बाद कैसा भी आपको बेल बाय डिफ़ॉल्ट मिले, जैसा प्रोविज़न अभी नया कानून में आ गया। अब नया कानून में अब 90 डेज़ के अंदर आप चार्जशीट फाइल करना है संगीन जुर्मों में, और उसमें नहीं भी हुआ बोले तो उसको थोड़ा मैजिस्ट्रेट के परमिशन पे आप एक्सटेंड कर सकते। मैजिस्ट्रेट अगर परमिट नहीं करा तो आपको जो है बेल मिल सकता, वो एक हो गया। और टेक्नोलॉजी आ गई, अब हर चीज़ भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना बोल रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है अपने से आवाम को जो भी जो है शहरी को जो है थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात है कि भाई खाली आपको आके पहले के जैसा रात में दरवाज़ा खटखटा के घसीट के नहीं लेके जा सकता, और आपके को नोटिस देना है। और दूसरी बात है कि भाई अभी 1 घंटे के पहले एफआईआर हो गया तो आओ चलो बोल के नहीं है, 24 घंटे के बाद ही आपको कुछ भी करना है तो आके इन्वेस्टिगेशन करना है, रिपोर्ट करेक्ट आया नहीं आया बोल के। ये भी जो भी आम इसमें अब एक्सीडेंट हो गया या नहीं तो कोई चोरी हो गया, कोई मर्डर हो गया बोले तो इमीडिएटली आपको होता है, उसमें कोई सस्पेक्ट रहा तो होते। यूजुअली अगर सस्पेक्ट रहा तो वो कोर्स था, पुलिस वालों को तो वो पैतरे अपना ही लाना ही पड़ता, लेकिन क्या है थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला होने से आप कम से कम कानून के सामने जाके सवाल कर सकते हैं और जो है आपके दलील पेश कर सकते। वो ना बोले तो मुकदमा जाहिर कर सकते हैं कि जो भी वो वायलेट करा हुआ है ये। तो उम्मीद यही करना है कि जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ा, जैसा जैसा लोगों के जहन में चेंज आई, कानून में भी तब्दीली हो, सिस्टम में भी तब्दीली हो, लोगों को जो है जल्दी इंसाफ मिले, जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, कि कानून के जैसा कि आप बताते रहते एक ही हम बराबरी का ट्रीटमेंट मिले, पैसे वाले को एक अलग ट्रीटमेंट, गरीब को एक अलग ट्रीटमेंट नहीं, बेल को पैसे नहीं है बोल के वो सड़ने की वो सिस्टम जाना चाहिए। जैसा पहले भी अपन बात करे थे 2000-5000 रुपये नहीं रह के बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करके कई लोग आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अच्छे दिन आए। सर आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने और इतनी आसान जुबान में इस अहम मौजू को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इंसाफ की जंजीर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इंसाफ का सवाल और इंसाफ की तलाश अभी भी जारी है। इस सीरीज़ में हमने कोशिश की कि क़ानून की दुनिया को आपके सामने सीधी और साफ ज़ुबान में रखें, ताकि हर आम इंसान अपने हुकूक़ को समझ सके। याद रखिए, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि जागरूक समाज में जिंदा रहता है। सवाल पूछते रहिए, सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि जब आवाम जागरूक होती है तभी सिस्टम बदलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो किसी नए और अहम मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।